Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सबसे पहले रायबरेली अमेठी का जिक्र करेंगे और इसमें भी अमेठी की बात सबसे पहले करेंगे। आपको क्या लगता है, अमेठी सीट सबसे इंपॉर्टेंट सीटों में से एक है और सबकी नजर यही है, आपको क्या लग रहा है मतदान हो गया है? अब इसके बाद हर कोई जानना चाहता है कौन बाजी मार सकता है इस सीट से और क्यों? देखिए, अमेठी में बहुत ही कांटे की लड़ाई है। सबसे जो रोचक बात है कि अमेठी का मतदाता इस बार हराने के लिए वोट कर रहा है। जिताने के लिए कम, हराने के लिए ज्यादा वोट कर रहा है। जिससे पूछिए वो कहते हैं कि हमें फला कैंडिडेट को हराना है, इसलिए हम इनको वोट कर रहे हैं। तो जो हराने वाला वोटर है वो बहुत बड़ी तादाद में है। चूंकि ये अवध का इलाका है, यहाँ का मिजाज थोड़ा अलग किस्म का है और ये जो अवध की 14 सीटें हैं, जिसको फिफ्थ फेज में जहां मतदान हुआ है 20 तारीख को, उसमें अमेठी रायबरेली भी है। ये दोनों सीटें भी वैसी ही हैं जैसी बाकी 12 सीटें हैं, जिसमें यादव, जाटो और मुस्लिम, इनकी आबादी बहुत कम है। तो यहाँ पे अति पिछड़ों की आबादी ज्यादा है, दलितों में गैर जाटो दलितों की आबादी ज्यादा है, पिछड़ों में गैर यादव पिछड़े ज्यादा हैं। इसके अलावा बाकी जातियां भी प्रोपोर्शनेट हैं। अमेठी का अपना एक उसकी अपनी एक लिगेसी है। 77 से संजय गांधी ने यहाँ की राजनीति शुरू की थी और चूंकि ये रायबरेली से सटी हुई है और ये अमेठी जो संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब और पिछड़े हुए इलाकों में था। 77 में तो था ही। 77 के बाद जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 82 में बाई इलेक्शन में वो जीतते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनते 85 में। उस समय बहुत जद्दोजहद, यहाँ तक कि राजीव गांधी जब यहाँ उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो बहुत से इलाकों में बच्चों को टूथपेस्ट और ब्रश वो भेजते थे, स्कूल का यूनिफॉर्म भेजते थे कि ताकि बच्चे टूथपेस्ट करना सीख जाएं, यूनिफॉर्म पहनना सीख जाएं, कपड़े अच्छे से पहने। तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा चेंज करने की वहां कोशिश हुई, लेकिन उस तरह का चेंज वहां आया नहीं। जो प्रयास हुए उनमें बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी जरूरतों को लेकर राजीव गांधी ने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया प्रधानमंत्री रहते हुए। 89 में ये इलाका सबसे पहले हैंड पाइप से पेयजल से सेचुरेट हुआ था, लेकिन तब मानक भिन्न थे कि कितने आबादी पर एक हैंडपंप होना चाहिए। बाद में उस मानक को चेंज किया गया, फिर वो अनसेचुरेशन की फील्ड पहुंच गया। इस इलाके में जो खेती है वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि ज्यादातर जो जमीन है वो बंजर हुआ करती थी, रेत वाली। रेत तो नहीं थी, लेकिन वो ऊसर जमीन कहा जाता था उसे। तो बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं, इसलिए अमेठी में गांधी परिवार को लेकर एक बहुत बड़ा अपनापन और प्यार उनको झलकता है। वो शुरुआत की थी संजय गांधी ने, जिसे राजीव गांधी ने बहुत आगे बढ़ाया। और बाद में कैप्टन शर्मा आए, फिर सोनिया जी 99 में उन्होंने यहाँ से राजनीति की। तो चूंकि ये बहुत पिछड़ा इलाका था, यहाँ स्कूलों की कमी थी। केवल अमेठी के जो राजर्षि रणंजय सिंह, संजय सिंह के जो पिताजी डॉक्टर संजय सिंह, जो अभी बीजेपी में है, उन्होंने स्कूल खुलवाए थे कुछ, लेकिन बहुत कम काम हुआ था। तो इस पूरे क्षेत्र में गांधी परिवार को लेके एक हमेशा से अपनापन और लगाव इन लोगों ने महसूस किया। चूंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, तो जाहिर है कि जब डेवलपमेंट का काम होता है तो लोग जुड़ते हैं। और स्मृति को जिताया जरूर लोगों ने 2019 में, लेकिन उन्हें लगा कि जिस तरीके का बिहेवियर गांधी परिवार से उनको मिलना चाहिए था, उस तरीके का उन्होंने मकान तो वहां बनवा लिया, लेकिन उनके साथ एक टीम थी। स्मृति से ज्यादा उनकी जो टीम है, उस टीम से लोग नाराज थे। और उस टीम के लोगों को अगर स्मृति ने अपने बैक ऑफिस में कर लिया होता तो शायद उनके लिए इलेक्शन थोड़ा आसान होता। अभी जो लग रहा है कि बहुत टफ और कांटे की लड़ाई है। मिलिंद जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कि अभी अभी हमें बता रहे थे विजय उपाध्याय जी कि इस चुनाव को मतलब ये चुनाव ऐसे बढ़ रहा है कि जिताने के लिए किसी कैंडिडेट को नहीं, हराने के लिए। तो जाहिर सी बात है जो जीता हुआ है उसी को तो हराएंगे। लेकिन 2019 में जिस स्मृति ईरानी को अमेठी ने जिताया, ऐसा क्या हो गया 2024 में कि उन्हें हराने के लिए ये चुनाव अभी देखा जा रहा है, हराने की चश्मे से? अभी भी विजय जी ने हमें ये नहीं बताया कि वो किसको जिताने के लिए, किसको हराने के लिए बात कर रहे हैं। हमारा आशय हो सकता है कि वो स्मृति जी को हराने के लिए कर रहे हैं। तो खैर हम विजय जी से इस पर सवाल पूछेंगे। लेकिन देखिए, बात ये समझिए कि गांधी परिवार ने जैसे इसको मान लिया था कि यहाँ पर तो हम जीत ही जाएंगे। मतलब 2019 तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई कैंडिडेट जो है गांधी परिवार का हार सकता है अमेठी से। तो जब 2019 में ऐसा आभास हुआ कि ये अमेठी की सीट हार सकते हैं राहुल गांधी, तब जाकर उनको वायनाड में भेजा गया, केरल में, ताकि कम से कम उनकी हाजिरी लग जाए। और जो अंदेशा था कांग्रेस पार्टी को, वो 2019 में
सही साबित हुआ, क्योंकि 2014 में भी जब उनको राहुल गांधी को जीत मिली थी तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कुमार विश्वास भी जो आम आदमी पार्टी से लड़े थे उन्होंने भी वोट काट कर राहुल गांधी को जीतने में मदद की थी। लेकिन जब 2019 में सीधा मुकाबला हुआ तो दिक्कत हो गई थी। तो अब लेकिन इस बार ये था कि राहुल गांधी लड़ेंगे, ऐसी सबको उम्मीद थी कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस ने वो मुकाबला होने नहीं दिया। मतलब उसको इतनी हाई प्रोफाइल, या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी लड़ते तो वो बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला हो जाता और बीजेपी की तरफ से भी पूरी शक्ति थी। तो उन्होंने किशोरी लाल जी को उतार दिया, जो कि पिछले 40 साल से गांधी परिवार के तरफ से अमेठी रायबरेली की देखरेख करते हैं। तो ये मुकाबले में एक तरह से उस मुकाबले की हवा निकाल दी, आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने किशोरी लाल जी को पेश कर दिया। अब उसके बाद भी अगर ये स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल जा रहा है चुनाव, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं विजय विद्रोही जी को जोड़ना चाहूंगा कि विजय जी, जो विजय उपाध्याय जी ने कहा कि ये चुनाव अमेठी का जो है, हम रायबरेली पे बाद में बात करेंगे, कि ये चुनाव हराने के लिए लड़ा जा रहा है, जिताने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। अब देखिए, उपाध्याय जी ने संकेत तो दे दिए हैं, अब वही स्पष्ट कर सकते हैं कि हराने से उनका मकसद क्या है। कि हराना तो जैसा कि अभी एंकर भी बता रही थी, मैं नाम भूल गया उनका, कि कुल मिलाकर जो जीता है उसी को हराने के लिए होता है चुनाव। तो अब स्मृति ईरानी को ना केवल ये चुनाव जीतना है, बल्कि ज्यादा लीड, कम से कम दुगनी लीड तो होनी चाहिए। अगर आपने राहुल गांधी को 5 साल पहले 55,000 वोटों से हराया था, तो इस बार केएल जो शर्मा है, किशोरी लाल शर्मा, उनको कम से कम 1 लाख के ज्यादा अंतर से आपको हराना जरूरी हो जाएगा। पिछली बार आपने हराया था, आपका कद बढ़ गया था। इस बार अगर आप हरा भी देंगी तो आपके राजनीतिक कद में कोई फर्क नहीं आने वाला। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आपको इस बिना पर ले लें कि आपने चूंकि किशोरी लाल शर्मा को हराया है, इसलिए आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, इसका भी कोई वो है नहीं। और अगर वो हार जाती है तो उनका राजनीतिक करियर एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जहां तक आपने बात की 2014 की, जब कुमार विश्वास चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं गया था वहां कवर करने, और दोपहर में पहुंचा था। कुमार विश्वास एक घर में आराम से खाट पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। 25,000 वोट मिला था, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक विश्वास पैदा किया था। स्मृति ईरानी में भी आत्मविश्वास आया था कि राहुल गांधी से लड़ा जा सकता है। हालांकि चुनाव हार गई थी, तो एक बेस बनाने का काम जरूर किया था। और दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जब 2019 में हार गए तो उसके बाद पलट के नहीं देखा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आए, उससे पहले भी शायद एक बार आए थे, लेकिन पलट के नहीं देखा। वायनाड मेरा नया घर है, और उपेक्षित छोड़ दिया अमेठी की जनता को। लेकिन अब मुकाबला दिलचस्प है, कांटे का है। और किशोरी लाल शर्मा की जीत इसी में है कि उन्होंने एक आसान सा चुनाव जो स्मृति ईरानी को जीत लेना चाहिए था, उसको कांटे का बना दिया, संघर्षपूर्ण बना दिया, टक्कर वाला बना दिया। और एक सवाल और उठ रहा है, उपाध्याय जी शायद जवाब देना चाहे। प्रधानमंत्री का एक भी दौरा नहीं हुआ अमेठी का, क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि दौरा तय था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, अमित शाह को अपनी जगह भेज दिया। ये बात भी समझ से परे है। तो दिलचस्प मुकाबला है। और जो बदलाव की बात वहां आमतौर पर लोग, मैं डिजिटल चैनल पे जो लोग बाइट लेते रहते हैं, मैं उनको सुन रहा था, तो आमतौर पर लोग बदलाव की बात कर रहे थे। आमतौर पर लोग स्मृति ईरानी का जो जनरल व्यवहार रहता है नेताओं के प्रति, जनता के प्रति, उसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि विजय उपाध्याय जी से ही पूछ लेना चाहिए कि आपने नाम नहीं लिया किसी का, कि लेकिन ये फिर हराने की जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? विजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि हराने के लिए, देखिए अब तो वहाँ वोटिंग हो चुकी है, कोई वहां के लिए कोई ऐसी बात करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। अमेठी के लोग इंतजार कर रहे थे, शायद राहुल गांधी लड़ेंगे। बहुत ज्यादा हुआ पोता, अमेठी के कम से कम 200 कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे दिन मोबाइल पे यही लगे रहते थे कि शायद आज कोई घोषणा होगी। ढेर सारी स्पेकुलेशन उन्होंने चलाया कि अगर राहुल जी नहीं लड़ेंगे तो प्रियंका लड़ेंगी, प्रियंका भी नहीं लड़ेंगी तो पति की सीट है, सोनिया जी वापस आ जाएंगी, क्योंकि 99 में पहला इलेक्शन सोनिया जी ने अमेठी से ही लड़ा था। राजीव जी की सीट कैसे छोड़ी जा सकती है, इस तरह के ढेर सारे स्पेकुलेशन वहां अमेठी में थे। लेकिन पैरेलल एक जो आज जो चुनाव है, इसकी बुनियाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पड़ गई। वहां से डॉक्टर संजय सिंह, जो 98 में कैप्टन सतीश शर्मा को, जिन्होंने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे हराया था और खुद जीत हासिल की थी लोकसभा के चुनाव में,
वो संजय सिंह कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से वापस अभी धारा 370 में जब राज्यसभा में जरूरत थी तो वो राज्यसभा सदस्य थे, असम से वापस बीजेपी में आ गए और उनको विधानसभा का टिकट दिया गया 2022। संजय सिंह स्वयं लड़े। संजय सिंह की भी अपनी लिगेसी है, इनका कम इनके पिताजी का जो स्वर्गीय राजर्षि रणजय सिंह उनको कहा जाता था। राजर्षि इसलिए जोड़ा जाता था कि वो हालांकि आर्य समाजी थे, लेकिन उस संतों की तरह जीवन जीते थे। पैसे की उनको कोई वो नहीं थी कि वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे। स्कूल वगैरह उन्होंने काफी बनवाए थे और परोपकार पे काफी खर्च करते थे, तो लोग उनको राजर्षि कहते थे। उनका अपना काम है, उनकी अपनी एक लोकप्रियता थी जिसको कैरी किया डॉक्टर संजय सिंह ने। संजय सिंह का पूरा मिजाज, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, लेकिन इनकी लोकप्रियता अच्छी है। अमेठी में अच्छा वोट इनको मिला, लेकिन 20,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति से हार गए। संजय सिंह ने चुनाव के बाद कहा कि मुझे हराने के पीछे स्मृति ईरानी है। उन्होंने नाम लेकर बाकायदे मंचों पे और जनसभा करके उन्होंने कई बार ये बात कही कि स्मृति ने मुझे हराया है, उन्होंने साजिश रच के हरवाया है। और इसकी उन्होंने शिकायत भी पार्टी में तमाम फोरम पे की जहां पे करना उनको था। तो ये जो 2022 के बाद एक कहेंगे कि फर्मेंटेशन के लिए मटेरियल डाल दिया गया था और वो फर्मेंट हो रहा था पिछले 2 साल के दरमियान। स्मृति ईरानी ने कोई काउंटर करने की कोशिश नहीं की। स्मृति ईरानी इस एहसास में रही हमेशा कि वो तो अमेठी जीती जाएंगी और मजबूत है वहां पे, लेकिन अमेठी के लोगों में उनकी जो टीम है, वो चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, मेरी बीजेपी के लोगों से भी उतने ही अच्छे संबंध है अमेठी के जितने कांग्रेस के लोगों से है। तो तमाम बीजेपी के लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं उनकी टीम को लेकर। खास तौर पे उनका जो निजी सचिव है उसका जिक्र बार बार लोग करते हैं, और एक और स्थानीय नेता है उसको लेकर कि सारे चीजें इन्हीं के चश्मे से वो देखती हैं और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं। ये बात धीरे धीरे क्षत्रिय लाबी में जो शुरू हुई, धीरे धीरे ये फर्मेंटेशन इसका बढ़ता गया और तमाम लोग उसमें ओबीसी भी, ब्राह्मण भी, अन्य जातियां भी, उनको लगा। ज्यादातर वहां चूंकि कांग्रेसी रहे हैं लोग, तो हम ही कह सकते हैं कि जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे या जो बसपा से कांग्रेस में गए थे या जो सपा से भाजपा में गए थे या कांग्रेस से भाजपा में गए थे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं बेचैन थे। इन लोगों ने ये जो मरमरिंग वहां शुरू की कि इनको भाई हराना है, इस बार हरा देना है, तो ये लगातार सिलसिला चला आ रहा था। इसको कभी भी इन्होंने नोटिस नहीं किया, ना काउंटर करने की कोशिश की। इधर जब राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़े और अचानक केएल शर्मा जी आ गए, तो लोगों को एक बारगी तो लगा कि ये शायद फैसला ठीक नहीं है, लेकिन लोग, पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था इक्वली वही था कि हमें तो हराना है। और वो बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट में आ गए केएल शर्मा के। अचानक जैसे लोग इंतजार कर रहे हो कि बस कोई प्रत्याशी आ जाए, हम हराने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको सपोर्ट देने की कोशिश। मैं अमेठी गया भी था और मेरी बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई, लेकिन हर नेता यही कहता था कि जो शिकायतें और कमियां हैं उसको कोई कह नहीं सकता है, कौन कहे। तो ये जो सवाल था कि कौन कहे, तो अगर स्मृति ईरानी अपनी जो इनकी फ्रंट टीम थी इसको बैक ऑफिस कर लिया होता तो शायद इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को हम हारा हुआ घोषित कर सकते हैं, ये तो माहौल की बात मैं बता रहा हूं। चुनाव अभी भी वहां कांटे का है और लेकिन केएल शर्मा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है वो निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वो प्रियंका जी ने वहां कैंपेनिंग की, प्रियंका 99 से पहली कैंपेनिंग प्रियंका ने चुनाव की अगर कहीं की थी तो अमेठी में की थी, वो भी सोनिया गांधी के लिए, और लगातार उन्होंने वहां पे अभियान चलाया था। उस समय भी एनडीए वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई थी और उसमें सोनिया जी ने, डॉक्टर संजय सिंह उस समय बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको 3.5 लाख वोटों से हरा दिया था उन्होंने, और जनता ने जबरदस्त सपोर्ट दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और उस समय का जो प्रशासन था उसको लेकर ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे। वो एक अलग माहौल था, उसमें गोविंदाचार्य, उमा भारती, भैरव सिंह शेखावत, सभी लोग अमेठी में लगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी टीम लगने के बावजूद सोनिया जी 3.25 लाख वोटों से जीत गई थी। तो ये जो सिचुएशन है और जो ये हिस्ट्री है और जो परिस्थितियां हैं, अगर मैनेज कर सकती थी, उन्होंने किया नहीं। और इधर केएल शर्मा चूंकि अपनी सरलता, अपनी सदासहता और अपना कांग्रेस के वर्कर होने का, उन्होंने अपना जो उनका चरित्र है उसको छोड़ा नहीं। कहीं भी उन्होंने अपने को उम्मीदवार के तौर पे नहीं पेश किया। उन्होंने हमेशा गांधी परिवार के सिपाही के तौर पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे
अमेठी में लोगों के सामने वो पेश हुए और उनसे उसी लहजे में बात करते रहे जिस तरीके से पहले बात करते थे। और चूंकि इन्होंने 99 से लेकर लगातार अमेठी के चुनाव को मैनेज किया है, तो कैप्टन इनको केएल शर्मा को पता है कि अगर कि एक्स को हमें मैनेज करना है तो हमें ABCD में से किसके पास जाना है। तो ये सारा जो बारीक चीजें हैं चुनाव मैनेजमेंट की, उससे वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे। उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से किया है और लोगों ने उसमें जो कांग्रेस के सपोर्टर समर्थक थे, उन्होंने सपा का जो समर्थक वर्ग था, भले महराजी भाजपा के साथ गई, उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन सपा के काफी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के साथ समर्थन दिया और काफी उन लोगों ने चुनाव प्रचार में भी काफी हिस्सेदारी की। इसलिए इनका चुनाव मजबूत दिखाई दे रहा है। मजबूत इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ स्मृति ईरानी है, दूसरी तरफ केएल शर्मा है, जो सिर्फ गांधी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव रहे, वहां सोनिया जी के रिप्रेजेंटेटिव ही रहे, जो संसदीय क्षेत्र रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस तरीके से इन्होंने काम किया, या राहुल जी के रिप्रेजेंटेटिव रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि 2019 में केएल शर्मा अमेठी में नहीं थे, वो सिर्फ रायबरेली तक सीमित कर दिए गए थे। अमेठी धीरज श्रीवास्तव और चंद्रकांत दुबे 2 लोग थे, जो राहुल जी ने 2 लोगों को लगाया था, ये 2 लोग देख रहे थे। और उस समय जो हार की जिम्मेदारी स्थानीय लोग कहते हैं, वो धीरज श्रीवास्तव के ऊपर ठोकते हैं कि ये जो मिस्टर धीरज श्रीवास्तव राजस्थान काडर के PCS अफसर, प्रमोटेड IAS, वहां पे ये शायद पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, ये देख रहे थे। और केएल शर्मा की एंट्री वहां नहीं थी और राहुल जी वहां 55,000 वोट से हार गए। लगता है मिलिंद जी की, जैसा कि अभी विजय जी बता रहे थे कि अच्छी नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है अमेठी में। नतीजे चाहे जो भी आएंगे 4 जून को, किशोरीलाल शर्मा के लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि कहा जाए तो अब मोदी सरकार की बात कर लीजिए आप, महिला मंत्री, मतलब बहुत बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री, सांसद, और उनको टक्कर दे रहे हैं। मतलब एक जो स्टार फेस है कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से, उनको टक्कर दे रहा है। ये अपने आप में उनके लिए जीत की बड़ी बात है। नहीं देखिए उसको जी रश्मि, अगर आप उसको देखिए इस तरह से कि पहले तो कांग्रेस ने सस्पेंस बना के रखा था कि कौन लड़ेगा अमेठी से। सब मान के चल रहे थे कि भाई अमेठी से और रायबरेली से दोनों से भाई बहन लड़ेंगे, कोई ना कोई मतलब खाली नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी दिन तक, सुबह तक सस्पेंस बना रहा कि वहां से कौन उम्मीदवार रहेगा। तो जब ये हो गया कि किशोरीलाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक तरह से माहौल बन गया मीडिया में भी कि भाई इन्होंने मैदान छोड़ दिया, मतलब यहाँ से जीत नहीं सकते हैं। और उसका मैं एक बैकग्राउंड भी बता दूं, जो राशिद किदवई है, जो कि कांग्रेस को काफ़ी नज़दीक से ट्रैक करते हैं, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी तभी लड़ेंगे अमेठी से जब उनको ये पक्का हो जाएगा कि वो जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदेशा था कि अगर राहुल गांधी जीतेंगे तो शायद वो जीतना पक्का नहीं, जैसे रायबरेली में उनको जो विश्वास था, मतलब रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि दोबारा चुनाव नहीं हारना चाहते थे वो अमेठी से। तो इस वजह से किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस ने उतारा था कि भाई हार भी जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा या कोई परसेप्शन में कोई वो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन और तब भी स्मृति ईरानी ने भी कहा कि भाई वो भाग गए, वायनाड चले गए, या उनकी हिम्मत नहीं, मतलब ये बीजेपी की तरफ से शुरुआत में एक तरह से प्रचार भी हुआ कि राहुल गांधी ने मैदान छोड़ दिया। लेकिन अब जब चुनाव, जैसा कि विजय जी बता रहे हैं, उपाध्याय जी, कि भाई अब चुनाव जब खत्म हो गया तो माहौल क्या है कि मैदान छोड़ने वाली बात नहीं है। अगर मैदान छोड़ दिया तो चुनाव एक तरफा हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव में अब कम से कम लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। अमेठी में कांटे का मुकाबला हो गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है विजय विद्रोही जी कि ये 20 दिन में कांटे का मुकाबला हो गया। 20 दिन पहले लग रहा था कि ये मुकाबला एक तरफा होगा, कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है, तो ये बदलाव कैसे दिख रहा है हमको, कि बदलाव कैसे हुआ अमेठी में? देखिए, जड़ों में मट्ठा तो पहले से ही डाल दिया गया था 2022 में, जैसा उपाध्याय जी कह रहे हैं। और किशोरीलाल शर्मा को तो थोड़ी फसल काटनी थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने थोड़ा मैनेज अच्छा किया, अशोक गहलोत को प्रभारी बनाया। अशोक गहलोत ने पूरे अमेठी को 8-10 जोन में बांटा और वो संगठनकर्ता अच्छे हैं। उन बहुत सारे कार्यकर्ता जयपुर से लेकर के कई नेताओं के बीच में अलग अलग ढंग से कार्य क्षेत्र को बांटा गया। और फिर दूसरी बात है, मुझे लगता है किशोरीलाल शर्मा ने पूरे चुनाव को स्थानीय बना दिया। अमेठी का जैसे नगर पालिका का चुनाव हो उस रूप में चुनाव लड़ा। और सीधे सीधे सवाल भी स्मृति ईरानी से यही पूछे गए कि 13 रुपए किलो चीनी आप दे रही थी, उसका क्या हुआ? 400, 450 या 500 रुपए में सिलेंडर आप दे रही थी, उसका क्या हुआ? तो ये 2 मुद्दों के बहाने उन्होंने स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश की। और ये 2 मुद्दे ऐसे थे जो वहां की गरीब जनता से भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों को 13 रुपए किलो चीनी की याद आई। तो मुझे लगता है इससे एक माहौल तो पहले से ही बन गया था। संजय सिंह की नाराजगी और एक और जो वहाँ के लोकल राजा कहलाते हैं, मैं नाम भूल गया, उनके बारे में भी आ रहा था, वो भी नहीं आए।
चुनाव प्रचार में भी हिस्सेदारी नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये सब वजह से, और फिर हाँ, प्रियंका गांधी को नहीं भूलना चाहिए, जो प्रियंका गांधी ने 15-16 दिन वहां डेरा डाल लिया रायबरेली में। रायबरेली से मतलब कि अमेठी तक उसकी तरंगे उठती हैं। वहां पर भी भैया कह के संबोधित किया किशोरी लाल शर्मा को, और उनके साथ जाकर चुनाव लड़ा, और इस ढंग से चुनाव लड़ा कि भाई गांधी नेहरू परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। किशोरी लाल शर्मा को आप वोट नहीं दोगे, आप गांधी नेहरू परिवार को ही वोट दोगे। कुछ इस तरह को चुनाव को परिवर्तित करने की कोशिश की गई। और स्मृति ईरानी चाहकर भी राहुल गांधी के खिलाफ जो रेटोरिक बना सकती थी, वैसा किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ नहीं बना पाई। और मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, जातिगत ये और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, भीतरगात, जिसकी तरफ उपाध्याय जी इशारा कर रहे हैं, इन्होंने एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीत हो जाती है स्मृति ईरानी की अमेठी की सीट से, तो क्या एक कांग्रेस के लिए भी एक चिंता की बात है कि कहीं ना, जैसे फूलपुर एक ट्रेडिशनल सीट रही है कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए, तो अमेठी भी कहीं फूलपुर बनने की कगार पर तो नहीं? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लिए स्टेक्स यहाँ पे कम है। कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को उतार के अपने स्टेक्स कम कर दिए, तो वो जीतेंगे भी तब भी कोई मतलब बड़ी बात हो जाएगी। और अगर मान लीजिए अगर हार भी होती है तब भी वो किशोरीलाल की हार होगी। वो कोई गांधी परिवार जीत गया तो गांधी परिवार अपना ढिंडोरा पीट लेगा कि भाई जीतने के लिए है, हारने के लिए हार किशोरीलाल जी है।